नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए जीएस की प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो जीएस का 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। और हम ये 24वां सेट होने वाला है जो कि शाम को डेली 8 बजे चलता है। तो जो लोग चाहते हैं किसी भी, जो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर सीजीएल, इन सभी में से किसी की भी अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेट को बेझिझक ले सकते हैं। और ये इसमें हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं और टॉपिक वाइज है। और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, इन सभी क्वेश्चन सही पेपर्स से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न होने वाला है और उससे पहले जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? इसकी हमने दोस्तों काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली है, तो मेरे हिसाब से किसी को भी अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 23 की बात कर रहे हैं हम, जो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। ये अगला जो इसके दोस्तों, हम हर उसके बाद कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं हर प्रश्न के बाद में, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होते हैं। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 23 की। जैसा कि हमने बताया, मानव के बलात् जो जबरन श्रम है वो दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता में प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन हम ज़्यादातर इनमें से पहले भी कर चुके हैं। एक तरह से आप इन्हें प्रैक्टिस ही मान सकते हैं, रिवीजन कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध या मौलिक अधिकार का घोषित करता है? तो अभी अभी हम दोस्तों पढ़ के आए हैं, तो इसकी मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है। अनुच्छेद 23 की बात कर रहे हैं हम। और ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हर प्रश्न के आगे कुछ ये टैग लगा हुआ है, कौन से प्रश्न कौन से एग्जाम में वो आया हुआ है। इसकी बात करना है थोड़ा डिटेल में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। और अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दंड नियत करने के लिए कानून बनाने का शक्ति का प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 35 की भी बात हो गई इसमें। अगला प्रश्न नंबर 23 की बात करें, माफ कीजिए, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य किसी खतरनाक काम के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? तो इसकी बात करें, इसमें हम इसका भी दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चंस की पहले भी बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 24 की बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बता रखा है पहले से। अनुच्छेद 24 की हमने बात कर ली है। कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और ये दोस्तों आप देख पा रहे हो सीजीएल का प्रश्न है, 2022 का है, सभी पर टैग लगा हुआ है। अभी अभी दोस्तों हम पढ़ के आए हैं अनुच्छेद 24। और दोस्तों इनकी भी हमने, इनमें दोस्तों 26 थोड़ा सा नया है, 25 और 26 की बात कर लेते हैं। 24 की हमने बात कर ली है, 23 की हमने बात कर ली है। 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 की सभी व्यापारियों को अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 की बात कर रहे हैं हम। इनमें क्या बताया गया है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
जो लोग रेगुलरली हमारी क्लासेस को अटेंड करते हैं उन्हें पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी की बात की जा रही है इसमें 25 से 28 में। और इनकी डिटेल में अगर बात कर लें 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। समानता के अधिकार की बात करें तो 14 से 18 है, और यदि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 है, और 23-24 में बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 25 से 28 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 है, जो कि क्वेश्चन में था। 29 और 30 की बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था कि की पॉइंट्स में भी प्रश्न होते हैं, तो अभी दोस्तों हम पढ़कर आए हैं, यही क्वेश्चन था, सेम की पॉइंट्स में पढ़ा था, लेकिन 25 की बात हो रही है, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, ये इसके बारे में हमने बात कर ली है। अनुच्छेद 26 की भी बात कर चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। भारतीय स्वतंत्रता का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक करों का भुगतान न करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के सदाय में संबंध में जो बारे में स्वतंत्रता है उसके बारे में। प्रश्न नंबर 7 देख पा रहे होंगे आप। अनुच्छेद 26, अभी दोस्तों हमने पढ़ा था 26 के बारे में, क्या था 26 में, तो मेरे हिसाब से किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए। इसमें हम दोस्तों धार्मिक कार्यों के बारे में बात करते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद 26 में बताई गई है। ये हमने पढ़ लिया, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु मुक्ति है जो स्वतंत्रता, वो अनुच्छेद 27 में है। 29 दोस्तों नया है, 29 की बात कर लें। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विशेषक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 30, 26, 210, 5। ये तो सीधा है, इसमें तो कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसमें एक ही है जो 25 से 28 तक है, 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के संबंध में स्वतंत्रता की संदर्भित किया गया है। ये दोस्तों अनुच्छेद 5 की बात कर लें, वैसे इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से बात कर लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो संबंधित है वो इसी में है, 5 में है। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार को निर्दिष्ट करता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है ये। 27, 28, 29, 30। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ट लास्ट क्वेश्चन भी यही था, अनुच्छेद 30 की बात कर रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी इसकी, तो हमने इसकी बात कर ली है। 27 की भी बात कर चुके हैं हम, धार्मिक प्रचार से संबंधित है। 28, 29 सभी की हम बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीधा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 7, 4, 6, 5। और इसको आप देख पा रहे हो, SSC CGL 2023 का प्रश्न है ये। 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है जो हम जारी कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न के एनालिटिक्स यानी की पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकारों के
प्रवर्तन के उपयुक्त कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की में जाने का अधिकार रखता है। संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। आइए देखते हैं कौन सी रिट होने वाली हैं ये। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, दूसरी परमादेश के बारे में है, तीसरी है प्रतिषेध के बारे में है, और उत्प्रेषण के बारे में है चौथी, और अधिकार पक्षता की बात है, परीक्षा की बात कर रहे हैं 5। इन पर हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही, तो आप साथ ही बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 11। आज दोस्तों हम थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से उस जो हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाते हैं वो नहीं ला पाए हैं। आज हम पॉलिटिक्स की ही बात कर ली है हमने थोड़ी सी। और चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? टुंड्रा, अल्पाइन, शीतोष्ण, पर्णपाती। ये भी प्रश्न मेरे हिसाब से रिपीटेड ही है। पर्णपाती वनों की बात की है हमने लास्ट वीडियोस में भी, शायद हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। हिमाचल की श्रेणी में शिवालिक हिमालय की गिरिपथ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये भी एक सत्य बात है। इन वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इन वनों के मुख्य वृक्ष साल, सागौन, शीशम, चंदन, पलास और अमलतास हैं। पलास और अमलतास ये एक ही वृक्ष है, आदि है। और मेरे हिसाब से ये भी रिपीटेड ही है। एक तरह से आप आज की क्लास को रिवीजन क्लास भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? मेरे हिसाब से ये भी है वेम्बनाथ झील। इसका हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट क्लास में। वेम्बनाथ झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह झील भारत की सबसे लंबी झील है, मीठे पानी की झील है ये, और केरल राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है ये। वल्लमकली नेकायन दौड़ इसी झील में आयोजित की जाती है। यह झील भारत का एक प्रमुख रामसर स्थल भी है। इसके बारे में हमने लास्ट यानी कल की वीडियो में ही बात की थी, कल की क्लास में ही बात की थी। प्रश्न नंबर 13। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? मूसी, चिनाब, ब्यास, इंद्रावती। जो लोग दोस्तों रेगुलर हैं उन्हें पता होगा, हम ब्यास नदी की हमने कल की क्लास में ही बात की थी, और CHSL 2023 का ही प्रश्न है ये भी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, जो हरिकी नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। ये सतलुज नदी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो आपको ये भी पता चल गया सतलुज नदी की सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। मूसी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कालाहांडी जिला उड़ीसा के मुंगेरू पहाड़ियों से होता है। प्रश्न नंबर 14। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा का संदर्भित करता है, जिसे समान बादल कहते हैं, समान मात्रा में बादल होते हैं? इसे बताना है आपको। इसकी हमने कल डिटेल में ही बात कर ली है, तो मेरे हिसाब से आज ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। और इसकी बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। संवेग रेखा की बात हो रही है। और ये दोस्तों CHSL 2023 का प्रश्न है। एक बार फिर से इनकी बात कर लेते हैं। संवेग रेखा की बात कर लें तो संवेग रेखा क्या होती है? समान मात्रा में बादलों वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा संवेग रेखा कहलाती है। समताप रेखा की बात करें तो समताप रेखा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समदाब जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे समदाब रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा की बात करें तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा होती है। ये है दोस्तों समभूकंपीय रेखा। तो समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे समभूकंपीय रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 15। काल बैसाखी क्या है? शीतलहर और वर्षा, गर्म हवा और लू, हिमताप और ओलावृष्टि, मानसून से पहले की व्यवस्था और झंडावत।
तड़ित जिंदाबाद, यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। सीपीओ का प्रश्न है, ये 2023 का प्रश्न है। काल बैसाखी, इसकी हमने दोस्तों वैसे तो कल की वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बात कर चुके हैं हम। काल बैसाखी बैसाख के महीने में शाम के समय चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं एवं झंडीवत होती हैं। काल बैसाखी का समय बात करें तो मार्च से अप्रैल तक होता है, मानसून आने से पहले। संबंधित स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, असम और बिहार जैसे राज्यों में ये चलती हैं। काल बैसाखी के अन्य नाम की बात करें तो काफ़ी सावर, ये केरल में कहा जाता है, और बोडो ईचला की बात करें तो इसे असम में कहा जाता है। लू की बात कर रहे हैं हम। लू धूल भरी एक शुष्क पवनें होती हैं, उन्हें लू कहा जाता है। लू प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो उत्तर भारत और पाकिस्तान इसके प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 16, और मेरे हिसाब से ये भी दोस्तों मेरे हिसाब से रिपीटेड ही है प्रश्न। आज का सेट एक तरह से आप रिवीजन सेट के तौर पर ले सकते हैं। और जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक के रूप में एक विशेष डाक टिकट जारी की गई थी, तो वो किसने की थी? तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी ने की थी। इसकी डिटेल में सीधी ही बात कर लें क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न भी नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उस समय 1968 में गेहूं क्रांति के नाम से एक डाक टिकट जारी की गई थी। 1968 में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के गेहूं की पैदावार में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी। ये भी दोस्तों MRTP की बात हो रही है। अधिनियम 1969 में एम का पूर्ण नाम क्या था? मोनोपॉलिटीज, मल्टी और मोनोपॉलिटिक्स। जिन लोगों ने कल की क्लास ली है तो मेरे हिसाब से उन्हें पता होगा, और प्लीज़ जिन्हें पता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, इसकी बात कर रहे हैं हम इस क्लास में। इसकी फुल फॉर्म की बात कर ले तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, MRTP की फुल फॉर्म है। इस अधिनियम को 1969 में अधिनियमित किया गया था। जम्मू कश्मीर में अपवाद के साथ एक कानून भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया गया था। अगला है प्रश्न 18, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है? रेपो दर में वृद्धि, रेपो दर को अपरिवर्तित रख के, रेपो दर में कमी, रेपो दर में वृद्धि के साथ कमी। तो इसकी भी मैंने कल की क्लास में पूरी तरह डिटेल में बात की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। रेपो दर में वृद्धि करके कर सकता है वो उस समय। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो दर को वृद्धि कर सकता है। महंगाई की स्थिति में RBI रेपो दर को बढ़ाता है, अर्थात जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो RBI रेपो दर को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य है डैश है। इसकी डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसी की बात कर लेते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना लक्ष्य 6 का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ और पानी के लिए प्रबंधन करना है। इसका जो पहला लक्ष्य है, एक तो हमने पढ़ लिया है और दूसरा SDGH है। तो पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूप को समाप्ति करना, और अगला है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण। SDG 2 है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, ये हम पढ़ चुके हैं। सभी आयु के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व स्वच्छ जीवन, समावेशी व न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। ये हम सभी 6 पढ़ चुके हैं हम, जो 6 लक्ष्य थे। प्रश्न नंबर 20, माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति प्रगति में बढ़ता है? खाद्यापूर्ति, गरीबी, रोजगार, जनसंख्या। और इसे हल्के में मत लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये
CGL 2021 का प्रश्न है और हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या दोस्तों बढ़ती है ज्यामिति के रूप में। इसके के पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो मार्क्सिस्ट सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामिति क्रम में प्रगति करती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। तो देखिए आपको दो प्रश्न मिल गए यहाँ पर। एक प्रश्न ये होगा जबकि खाद्य जो है खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। जनसंख्या क्रमिक की बात करें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, अर्थात ये दुगना होता जाता है हर एक बार। लेकिन जो खाद्य जो है अंकगणितीय की बात कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्रम में बढ़ता है, बराबर बढ़ता है हर बार, दुगना नहीं होता है, कहने का तात्पर्य। और आज का सेशन यही समाप्त होता है। और जो लोग पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपके लिए रेगुलर आते हैं, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, आ चुकी हैं एक्चुअल में, तो तैयारी करना ज़रूरी है। धन्यवाद।